हेलो दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कार्बन साइकिल क्या होते हैं, नाइट्रोजन साइकिल क्या होते हैं, फास्फोरस साइकिल क्या होते हैं, ऑक्सीजन साइकिल, हाइड्रोजन साइकिल और थर्मल पॉल्यूशन, नॉइस पॉल्यूशन और कंट्रोल ऑफ नॉइस पॉल्यूशन को आज हम पढ़ेंगे। इसके पहले वाला और लेक्चर में आपने देखा है दोस्तों कि बायोस्फीयर क्या होते हैं, स्थल मंडल क्या होते हैं, जल मंडल क्या होते हैं, वायुमंडल क्या होते हैं, इकोलॉजिकल प्रिंसिपल क्या होते हैं और क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ इकोसिस्टम आपने देखा होगा। पहला लेक्चर में मैंने कंप्लीट किया हुआ था। आपने देखा होगा कि इन सिंपल चीजों को कैसे हम पढ़ सकते हैं। बहुत इजी है इसका लैंग्वेज, है ना। और डीएससी का ये पेपर है, बीएससी फोर्थ सेमेस्टर अगर आप पढ़ रहे हैं कोई भी यूनिवर्सिटी से हो छत्तीसगढ़ के, तो सभी लोग के लिए ये हमारा सिलेबस एक जैसा है। तो नोट्स बनाए सभी लोग और इनको अच्छे से पढ़ते जाएं दोस्तों, ठीक है। चलो देखते हैं कार्बन साइकिल क्या होते हैं। भूमिका है, सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन को हम थोड़ा से समझते हैं। इनका इंट्रोडक्शन क्या है देखते हैं। बायो जियोकेमिकल साइकिल वे प्राकृतिक चक्र जिसके माध्यम से आवश्यक तत्व जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, जल और फास्फोरस पृथ्वी के विभिन्न मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, स्थल मंडल और बायोस्फीयर के बीच निरंतर घूमते रहते हैं। इन सभी चक्रों में कार्बन जो साइकिल होते हैं का विशेष महत्व है, क्योंकि कार्बन सभी जीवित प्राणियों के लिए एक मूलभूत क्या होते हैं, तत्व होते हैं। बिल्कुल सही बात है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अनुसार कार्बन चक्र वह प्रक्रिया होते हैं जिसके द्वारा कार्बन विभिन्न रासायनिक रूपों में पर्यावरण और जीवों के बीच स्थानांतरित होता रहता है। यह चक्र पृथ्वी पर ऊर्जा प्रवाह, जैविक उत्पादकता और जलवायु संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ओके, अब इसका महत्व देखते हैं। कार्बन का महत्व थोड़ा सा आप देख लीजिए। कार्बन जीवों की संरचना और मुख्य घटक होते हैं। सभी कार्बनिक यौगिक जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड कार्बन से बने हुए होते हैं। बिल्कुल, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में कार्बन का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह वायुमंडल में CO2 के रूप में पाया जाता है और ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक उष्मीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्बन पृथ्वी पर निम्न रूप में पाए जाते हैं। देखते हैं यहाँ क्या क्या रूप में पाए जाते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में, जीवों में कार्बनिक यौगिक के रूप में, और समुद्र में बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट के रूप में, स्थल मंडल में कोयला, पेट्रोलियम, चट्टानों में पाए जाते हैं। अगला है इनका डेफिनेशन। कार्बन चक्र की परिभाषा क्या है। कार्बन चक्र वह जैव भू रासायनिक प्रक्रिया होते हैं जिसके द्वारा कार्बन वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जीवों के बीच निरंतर ट्रांसफर होते रहते हैं, मतलब स्थानांतरित होते रहते हैं। उसे हम लोग कार्बन चक्र कहेंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अनुसार यह चक्र भौतिक, रासायनिक और जैविक प्रक्रिया के माध्यम से संचालित होते रहते हैं। कार्बन चक्र के प्रमुख जो भंडार है, रिसोर्स है, वो क्या क्या है हमारे पास। बहुत तरह के इनके भंडार होते हैं, रिसोर्सेस होते हैं। देखते हैं, पहला है वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। वायुमंडल पौधे, जानवरों और सूक्ष्म जीवों में पाए जाते हैं। जलमंडल में समुद्र, झील और नदियों में पाए जाते हैं। ये सब इनके अलग अलग क्षेत्र हैं। ये डायग्राम भी अगर आप चाहें तो कम से कम, ये अगर चित्र ना बना पाए तो कम से कम आप एरो का निशान दे करके अगर आप लिख देते हैं तो काफी अच्छा आप कर पाएंगे। यहाँ पर फोसियल एंड सॉइल है ना। हाँ, ये फ्यूल है, फ्यूल जानते हैं ना, फ्यूल। और ये आपका फोसियल फ्यूल एंड ये आपका कॉम्ब्यूशन है, जहाँ पर धुआं वगैरह निकलते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कलेक्ट होते हैं एटमॉस्फेयर में, फिर इनको पेड़ पौधे लेते हैं और इस तरह से ये चक्र क्या होते हैं, चलते रहते हैं। एकदम डायग्राम से क्लियर है, आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। कार्बन चक्र की प्रमुख प्रक्रियाएं क्या है। सबसे पहले हमारे पास फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सूर्य प्रकाश के माध्यम से भोजन बनाना। ये काम पेड़ पौधे करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। ये हमारे पास जो कार्बोहाइड्रेट बनते हैं और यहाँ पर बनते हैं ऑक्सीजन बनते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अनुसार इस प्रक्रिया में कार्बनिक पदार्थों में बदल जाते हैं। जो हमारे पास अकार्बनिक कार्बन होते हैं कार्बनिक पदार्थों में
बदल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये इनऑर्गेनिक है CO2 और H2O ये सब, और जैसे ही ये रिएक्ट कर लेते हैं तो ये बन जाता है हमारे पास ग्लूकोज बन जाते हैं। ठीक है, जो हमारे पास कार्बन में कन्वर्ट होते हैं, जो आगे जो फूड सर्कल होते हैं अर्थात फूड चेन होते हैं, उसमें इसका क्या बनते हैं, आधार बनते हैं। दूसरा है हमारे पास रेस्पिरेशन। दूसरा क्या है हमारे पास, रेस्पिरेशन। सबसे पहला है फोटोसिंथेसिस। क्या है हमारे पास, सबसे पहला काम क्या है हमारे पास, सूर्य प्रकाश के माध्यम से भोजन बनाना। यहाँ आप देख पा रहे हैं, है ना भाई। उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे रेस्पिरेशन। दूसरा है श्वास लेते हैं। पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव भोजन के अपघटन द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं। बिल्कुल, इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है और CO2 पुनः वायुमंडल में क्या होते हैं, छोड़ दिए जाते हैं। बिल्कुल, पेड़ पौधों जैसे हमारे पास ये प्रक्रिया चलते हैं आगे, तो जीव के द्वारा उपयोग करने के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड पुनः एटमोस्फेयर में हम उनको क्या कर देते हैं, इंसान उनको छोड़ देते हैं, या जीव उनको क्या कर देते हैं, बाहर छोड़ देते हैं, या अपघटन होने से। इस प्रकार श्वसन प्रक्रिया कार्बन को पुनः वायुमंडल में क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तीसरा है डिकम्पोज। अपघटन होगा भाई, कोई भी जीव मरेगा, बैक्टीरिया उनको, फफूंद उसको क्या कर देगा, उनको अपघटित कर देगा। इस प्रक्रिया में कार्बन कार्बनिक पदार्थ टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कभी कभी मीथेन भी बनने लगते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में अपघटन को कार्बन मतलब रिसाइकल करते हैं, महत्वपूर्ण प्रक्रिया को अपनाते हैं। समुद्री कार्बन चक्र। समुद्र जो होते हैं वायुमंडल से बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। यह CO2 जल में घुल करके कार्बोनिक एसिड बनाती हैं, जो आगे बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट आयन में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, अगला है हमारे पास अवसाद और जीवाश्म ईंधन निर्माण, पांचवा है, पढ़ेंगे इसको। छठवा है हमारे पास दहन है। दहन किया जाता है, कोयला, पेट्रोलियम और लकड़ी आदि के जलने से CO2 बड़ी मात्रा में वायुमंडल में छोड़ दी जाती है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग मानव जनित दहन कार्बन चक्र को सबसे अधिक प्रभावित करता है। लास्ट है हमारे पास कार्बन चक्र और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये इनके पूरे साइकिल है। आप लोग समझ पा रहे होंगे, यहाँ हेडिंग हेडिंग में दे रखा है, इनको आप लोग कवर करते जाएं। वीडियो को दोस्तों एक बार रोक लेना, रोक करके पढ़ते जाना, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास कार्बन साइकिल। अगला है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल, अभी मैं आपको बताऊंगा, और बस एक बार देखते जाएं और साथ में अगर मन करे तो वीडियो को रोक रोक करके लिखते जाएं। ठीक है, थोड़ा छोटा कर दूं क्या, बिल्कुल। हाँ ठीक है ना, आधा पेज तो दिख रहा होगा। अच्छा, चलो अब हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। दूसरा है हमारे पास नाइट्रोजन साइकिल। इंट्रोडक्शन है। नाइट्रोजन चक्र पर्यावरण में होने वाले सबसे महत्वपूर्ण जैविक प्रोसेस होता है, चक्र होता है। नाइट्रोजन सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि यह प्रोटीन, अमीनो अम्ल, न्यूक्लिक एसिड, DNA, RNA तथा एंजाइमों का प्रमुख क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, घटक होते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन चक्र वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा नाइट्रोजन वातावरण, मिट्टी, जल और जीवों के बीच विभिन्न रासायनिक रूप से निरंतर परिवर्तित और स्थानांतरित होते रहते हैं। बिल्कुल बच्चों, आप एक बार यार, आप सब लोग एक बार धीरे धीरे से वीडियो को देखते जाना, पढ़ते जाना, वीडियो को रोक रोक के पढ़ना, नोट्स बनाते जाना, पूरा चीज समझ आ जाएगा। एकदम आपको रोक रोक के ज्यादा एकदम परेशान नहीं होंगे कि भाई समझ नहीं आ रहा है करके, बिल्कुल समझ जाएंगे। नाइट्रोजन 78% पाए जाते हैं एटमॉस्फेयर में, परंतु यह रूप सीधे प्लांट अधिकांश जीवों द्वारा उपयोग नहीं किया जाता है डायरेक्ट इनको, इसलिए नाइट्रोजन चक्र का महत्वपूर्ण स्थान है। नाइट्रोजन का महत्व है, आप देख पाएंगे कि क्या क्या इनका महत्व है, 3-4 पॉइंट में दिया हुआ है। ठीक है, इनका डेफिनेशन आप देखें कि नाइट्रोजन चक्र की परिभाषा क्या है। नाइट्रोजन चक्र वह जैविक
भू रासायनिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत नाइट्रोजन वायुमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और जीवों के बीच विभिन्न रासायनिक रूपों में निरंतर चक्रीय होता रहता है। इसे हम लोग नाइट्रोजन साइकिल कहेंगे। इनका क्षेत्र क्या है, इसका भंडार का एरिया क्या है, देख पाएंगे। N2 गैस के रूप में, मिट्टी, नाइट्रेट, अमोनिया, ये सब रूप में आप इजी पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये डायग्राम आपको बहुत कुछ सिखाएगा, है ना। देखो यहाँ पर 21 रूप में आ रहा है, ठीक है। देखो सबसे पहले हमारे पास जैसे ग्रीन, यहाँ पर क्या है, कोई प्लांट है, ठीक है, एलगी है, उनको खाता कोई कोई एनिमल खाता है, फिर फिश, है ना। फिर आगे ये प्रक्रिया, अमोनिया बन रहा है, नाइट्रेट बन रहा है, फिर इनको फिर नाइट्रोजन को फिर फ्री छोड़ देते हैं एटमोस्फेयर में, नाइट्रोजन गैस, इस तरीके से, ठीक। बैक्टीरिया डिकम्पोज होता है, ठीक है। तो ये सबसे पहले जो ग्रीन प्लांट है, ये इसके पौधों के जड़ में छोटे छोटे गांठे पाए जाते हैं जो नाइट्रोजन को स्थायीकरण करने का काम करते हैं, है ना। तो उस पौधे के शरीर में आ जाता है नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। अब उसको कौन खाता है, एनिमल। एनिमल खाएगा तो उनके शरीर में आना ही आना है, ठीक है। अब उनके शरीर में आ जाएगा तो फिर उनसे क्या रिलीज होने लगेगा, अमोनिया, फिर नाइट्रेट के फॉर्म में टूट जाता है। फिर लास्ट में बैक्टीरिया के द्वारा अगर कोई प्राणी मरेगा, है ना भाई, तो उनके बॉडी में जो पार्ट रहेगा वो तो डिकम्पोज हो जाएगा ना, तो फिर ये चक्र चलने लगता है, नाइट्रोजन गैस फिर रिलीज हो जाते हैं, ठीक है। सबने पढ़ा है नाइट्रोजन फिक्सेशन, अर्थात नाइट्रोजन स्थायीकरण क्या होता है। ये सभी चीज को आप एक बार ध्यान से पढ़ें, आपको क्लियर समझ आएगा, है ना। मैं तो आपको केवल एक मार्ग दिखा रहा हूं कि आप भाई इनको इस तरीके से पढ़ें, बाकी ये एकदम एक एक चीज को पढ़ाने लायक नहीं है। अमोनिफिकेशन है, अमोनिया का निर्माण कैसे होते हैं। मृत पौधे और जानवरों के कार्बनिक नाइट्रोजन यौगिकों को सूक्ष्मजीव अपघटित करके अमोनिया या अमोनियम आयन में बदल देते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन रिसाइकल का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। अगला है हमारे पास नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन का मतलब क्या होते हैं, इस प्रक्रिया में अमोनिया को नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदला जाता है। यह दो चरण में होता है ना। तो पहला चरण और ये हमारे पास दूसरा चरण। अगला है हमारे पास आत्मसात। इस चरण में पौधे मिट्टी से नाइट्रेट और अमोनिया को अवशोषित कर उन्हें पुनः प्रोटीन और अन्य कार्बनिक यौगिक में बदल देते हैं। जानवर पौधों को खाकर नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, जैसे कि मैंने डायग्राम में आपको बताया, है ना। डी नाइट्रिफिकेशन है कि कैसे हम N2 को, नाइट्रोजन गैस को फिर कैसे बाहर रिलीज करते हैं N2 गैस को। जैसे आपने चित्र में देखा तो सब चीज समझ में आपको आ जाएगा, है ना। नाइट्रोजन चक्र, ये क्या होते हैं नाइट्रोजन चक्र, भाई आपने अभी देखा। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अनुसार नाइट्रोजन चक्र का संतुलन अत्यंत आवश्यक है। आवश्यक मानव गतिविधियां इन चक्र को प्रभावित कर रहे हैं। रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है ये सब चीज में, जल का प्रदूषण में, ठीक है। ये मानव के द्वारा प्रभाव भी डाल रहे हैं, ठीक है। ये चक्र को आप समझ पाएंगे, नाइट्रोजन चक्र को बिल्कुल आप समझ लेंगे, इजी है। फास्फोरस चक्र को बच्चों आप एक बार पढ़ें, जैसे कि आपने नाइट्रोजन चक्र पढ़ा वैसे ही आप सब लोग फास्फोरस चक्र भी पढ़ते जाएंगे, तो चीजें आप लोगों को समझ में आ ही जाएगा। हाँ, आप एक बार पढ़ें, थोड़ा सा मैंने वीडियो को रोक दिया है, आप देख लेंगे। एकदम इजी है, फास्फोरस चक्र कैसे होता है। वीडियो को थोड़ा से रोक रोक के देखना, आपको चीजें समझ में आ जाएगी, एकदम इजी है। ये देखो, ये इसका पूरा इनका डायग्राम को आप समझ पाएंगे। देखो ये वेदरिंग है, इनऑर्गेनिक रॉक मतलब चट्टान वगैरह में पाए जाते हैं, फिर इनऑर्गेनिक वाटर में पाए जाते हैं, हमारे पास इनऑर्गेनिक सेडिमेंटेंट में पाए जाते हैं, मतलब सेडिमेंटेंट दलदल भूमि बोल सकते हो, नीचे में भाग बैठे रहते हैं। इनऑर्गेनिक सॉइल में अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। ये पूरा चीज थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मुझे लगता है आप लोग को। ये देख सकते हैं चट्टानों का जो अपक्षय है ना, तो यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है चीजें, ठीक है। फिर ये इस तरीके से नीचे जा रहे हैं, ठीक है। और ये चक्र इस तरीके से कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, साइकिल में चल रहे हैं, ठीक है। ये देखें, दूसरा है, ये तीसरा है,
वही पार्ट आ गया हमारा। अपघटन है, जलमंडल का चक्र है यहाँ पर, और अवसाद और, ठीक। वीडियो को रोक के देखना, पढ़ते जाना भाई, आपसे निवेदन है। अगला है हमारे पास, थोड़ा सा रोक देता हूँ यहाँ पर, ऑक्सीजन साइकिल। ऑक्सीजन साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। ऑक्सीजन चक्र पृथ्वी पर होने वाले प्रमुख जैव भू रासायनिक चक्रों में से एक महत्वपूर्ण चक्र है। ऑक्सीजन सभी एरोबिक जीवों के जीवन के लिए अनिवार्य होते हैं, क्योंकि यह श्वसन प्रक्रिया द्वारा ऊर्जा उत्पादन में सहायक होते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ऑक्सीजन चक्र वह चक्र होता है जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल और जीवों के विभिन्न रासायनिक रूपों में निरंतर परिवर्तित और संचारित होते रहते हैं। ऑक्सीजन ना, ये रिलेटेड है ना बाकी सभी से, ये इनका डेफिनेशन रिलेटेड है। ऑक्सीजन न केवल जीवों के श्वसन में बल्कि दहन, अपचयन, मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो प्रक्रिया होते हैं, जल निर्माण और ओजोन परत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑक्सीजन का महत्व क्या है सब लोग जानते हैं, देख लीजिए। ऑक्सीजन चक्र की परिभाषा क्या है, इसका परिभाषा भी आप सब लोग देख पाएंगे। ऑक्सीजन चक्र वह बायो जियो केमिकल प्रोसेस होते हैं जिसके अंतर्गत ऑक्सीजन वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, बायोस्फीयर के बीच निरंतर प्रक्रियाएं चलती रहती है। इनका सोर्स क्या है, वायुमंडल में, जलमंडल में, स्थलमंडल में, बायोस्फीयर में। ऑक्सीजन चक्र की प्रमुख प्रोसेस क्या है, यहाँ देख सकते हैं, डायग्राम बहुत क्लियर है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा कि कैसे हमारे पास ये चक्र चल रहा है। ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है प्लांट से, सूर्य प्रकाश यहाँ पर दिखाई दे रहा है, फोटोसिंथेसिस में ये काम कर रहा है, ठीक है। और एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन पाए जाते हैं, उसको यूज प्राणी करते हैं, जीव करते हैं, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में ये बाहर निकालते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट लेते हैं, फिर ये चक्र चलते रहते हैं। वही चीज यहाँ पर लिखा गया है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, अपघटन इसका हो रहा है, तीसरा बिंदु है, दहन है, ये देख पा रहे हैं आप लोग, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है, और जलमंडलीय ऑक्सीजन चक्र है, ओजोन चक्र है, ऑक्सीजन चक्र है यहाँ पर। मानव गतिविधियों का प्रभाव कैसे पड़ता है, वनों की कटाई से ऑक्सीजन की जो प्रोडक्शन है, मतलब उत्पादन है, घटता है, और फैक्ट्री वगैरह से भी अगर नुकसानदायक जो गैसें निकल रहा है, वो भी ऑक्सीजन के लेवल को कम कर रहे हैं। जल प्रदूषण से डिजॉल्व ऑक्सीजन स्तर घटता है, बिल्कुल, जल प्रदूषण से डिजॉल्व ऑक्सीजन का स्तर घटेगा। ऑक्सीजन चक्र का महत्व बिल्कुल पढ़ लेंगे आप सब लोग, महत्व है इनका। इनका अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाइड्रोजन साइकिल। बिल्कुल आपने अभी जो पढ़ा है वैसे आप पढ़ते जाएं, मैं थोड़ा सा वीडियो को रोकते जा रहा हूं, आप सब लोग देखते जाएं, और बिल्कुल इनको आसानी से पढ़ सकते हैं। डेफिनेशन उनका पूरा मिलता जुलता है, पूरा चीज सेम मिलेगा आपको। इनका भंडार क्या क्या है, जलमंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल, अलग अलग रूपों में आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, ठीक है। H2O2 को मिलाओगे तो वाटर बनता है, सब लोग जानते हैं। हाइड्रोजन चक्र और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हाइड्रोजन चक्र का महत्व इसलिए भी है, किस लिए है, देखो, जल की उपलब्धता कंट्रोल करने में, पीएच और अम्लीय वर्ष अर्थात एसिड रेन जैसे प्रक्रिया से जुड़ता है, ठीक है। ये सब चीज पढ़िए आप सब लोग, एंजॉय करें इसको। चलिए दोस्तों, अब ये हमारा जो पूरा साइकिल है, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फास्फोरस और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन साइकिल, ये पांचों साइकिल बहुत ज्यादा खास है, इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएं, तीन तीन चार चार पेज आप कवर करें। अगला हमारा जो टॉपिक है कुछ प्रदूषण से रिलेटेड है, तापीय प्रदूषण क्या है, इनको अच्छे से पढ़ते हैं। इनका सोर्स है, हार्मफुल इफेक्ट एंड प्रिवेशन क्या है, इनका देखते हैं, सावधानी क्या है। इंट्रोडक्शन। तापीय प्रदूषण, थर्मल जो पॉल्यूशन होते हैं, एक महत्वपूर्ण पर्यावरण समस्या होते हैं, बिल्कुल, जो मुख्य रूप से जल स्रोतों के तापमान से असामान्य वृद्धि या कमी के कारण उत्पन्न होते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अनुसार जब किसी प्राकृतिक कारण जैसे कि नदी, झील, समुद्र का तापमान मानव गतिविधियों के कारण अत्यधिक
गतिविधियों के कारण अचानक बदल जाता है तो उसे तापीय प्रदूषण कहेंगे। बिल्कुल अचानक चेंज होगा, है ना। आधुनिक औद्योगिकीकरण हो सकता है, ऊर्जा उत्पादन और शहरीकरण के कारण हो सकता है। ये सब हमारे पास बढ़ सकते हैं। तापीय प्रदूषण की परिभाषा क्या है? बिल्कुल इजी है। तापीय प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें किसी प्राकृतिक जल स्रोत के तापमान में मानव जनित क्रिया के कारण अवांछनीय परिवर्तन हो जाता है, जिससे जल की गुणवत्ता और जलीय जीवों का जीवन क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इसे वाटर पॉल्यूशन का एक विशेष रूप माना जाता है। बिल्कुल ये देख सकते हैं कैसे टेम्परेचर हीट होगा, बिल्कुल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, थर्मल चीजें हैं। इनका सोर्स क्या है देखते हैं। पहला सोर्स है यहाँ पर इंडस्ट्रियल सोर्सेस है, दूसरा है यहाँ पर उसी के अंतर्गत और चीजें हैं। ताप विद्युतीय संयंत्र है, थर्मल पावर प्लांट है, और दूसरा है न्यूक्लियर पावर प्लांट है। तीसरा है दोस्तों हमारे पास औद्योगिक इकाइयां हैं, जैसे कि इस्पात उद्योग है ना, रिफाइनरी, केमिकल इंडस्ट्री है, कागज उद्योग, ये सब इससे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों के कारण प्रभावित होते हैं। शहरी एवं अन्य सोर्स के कारण, अर्बन एंड अदर सोर्सेस, घरेलू अपशिष्ट जल है, ये सब इसके वजह है, कारण है, सोर्स है इनका। वन की कटाई करने से भी टेम्परेचर बढ़ता है। ये हानिकारक क्या प्रभाव पड़ता है? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द थर्मल पॉल्यूशन, क्या प्रभाव डालता है देखें। जलीय जीवन पर प्रभाव, ऑक्सीजन, घुलित ऑक्सीजन में कमी होता है। बिल्कुल मछलियों की मृत्यु होती है, प्रजनन पर प्रभाव पड़ता है। इकोसिस्टम पर प्रभाव, जैविक जो हमारे पास विविधता होते हैं उसमें कमी आती है। बिल्कुल खाद्य श्रृंखला में असंतुलन बढ़ता है। रासायनिक प्रभाव, केमिकल इफेक्ट है, रासायनिक अभिक्रिया की गति में वृद्धि है। विषाक्तता में वृद्धि होता है, मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। दूषित जल से बीमारी, मछली उत्पादन में कमी, ये सब चीज प्रभाव डालता है। ठीक है, आसानी से आप पढ़ेंगे। मैं फाइनली लास्ट में आपको सब पेज को और दिखाते जाऊंगा, थोड़ा सा छोटा कर दूंगा पेज को, और आसानी से आप लोग वीडियो को रोकें और रोक रोक के आप पढ़ते जाएं। ठीक है दोस्तों, एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो ध्वनि प्रदूषण होते हैं क्यों होते हैं, बिल्कुल देखते हैं। ध्वनि प्रदूषण, इनका इफेक्ट और कंट्रोल, तीनों को देखेंगे। आधुनिक औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और परिवहन के तीव्र विकास के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है। आजकल एक गंभीर पर्यावरण समस्या बन गया है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के द्वारा जब कोई अवांछनीय या असहनीय या हानिकारक ध्वनि मानव जीवन और पर्यावरण को प्रभावित करने लगे तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाएगा। ध्वनि प्रदूषण केवल मानव स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि पशु पक्षियों, पारिस्थितिकी तंत्र और सामाजिक जीवन को भी प्रभावित करते हैं। ध्वनि प्रदूषण की परिभाषा जैसे आपने ऊपर देखा, सेम टू सेम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। ध्वनि को डेसिबल में भी मापा जाता है। इनका सोर्स क्या है? बिल्कुल आप ये देख पा रहे होंगे, सड़क, मोटर, बस, ट्रक, ये सब ध्वनि प्रदूषण के कारण है। हॉर्न का अत्यधिक प्रयोग, यदि शहर क्षेत्रों में ध्वनि प्रदूषण का प्रमुख सोर्स है, ये सब है ना। रेल परिवहन, रेल इन ये सब चीज, मालगाड़ी, ये सब चीज ध्वनि को क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। हवाई जहाज, हवाई अड्डा, औद्योगिक सोर्स है, भारी मशीन, जनरेटर, ये सब चीज है। निर्माण कार्य में इमारत निर्माण, सड़क निर्माण, ड्रिल मशीन, ये सब ड्रिलिंग और ब्लास्टिंग, ये पूरा ये सब इनका क्या है, कारण है। ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव, इफेक्ट ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव मानव स्वास्थ्य, पशु पक्षियों और पर्यावरण तीनों पर प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल देखो ये तो हर तरह से तनाव बढ़ाता है, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, कानों में घंटी का बजना, ये सब इनके प्रभाव है। फिर हार्ट बीट बढ़ जाते हैं, और यहाँ पर ब्लड प्रेशर पर भी इफेक्ट डालता है, सिर दर्द होते हैं, बच्चों पर पढ़ाई पर प्रभाव डालते हैं, स्मरण शक्ति में कमी आती है, ये सब इनके वजह है। पशु पर भी ये प्रभाव डालते हैं, जैसे कि माइग्रेशन में बाधा आती है, और प्रजनन क्षमता में कमी होती है, सामाजिक प्रभाव भी डलता है, ये सब।
इसका कंट्रोल ऑफ नॉइस पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय क्या क्या है। तकनीकी उपाय करें, साइलेंसर का उपयोग करें, ध्वनि अवशोषक उपकरण लगाएं, मशीन का रख रखाव करें, ये सब इनके बचने को। नो हॉर्न जोन घोषित करना चाहिए, समय सीमा निर्धारित करना चाहिए, जैसे लाउड स्पीकर बजने के लिमिट टाइम होना चाहिए। प्राकृतिक कुछ उपाय है, वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि वृक्ष जो होते हैं ना, कुछ साउंड को अपने साइड क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। ग्रीन बेल्ट का उपयोग करना चाहिए और व्यक्तिगत उपाय करना चाहिए। अनावश्यक हॉर्न न बजाना चाहिए। ये सब चीजें एकदम इजी है। बताओ यार, आपको एक एक पढ़ना पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पढ़ना पड़ेगा, आसानी से आप कर सकते हैं। पहला यूनिट हमारा कवर हो जाता है। अब दूसरा यूनिट जो हमारा चलेगा, पूरा वाटर के ऊपर हम बात करेंगे। बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे, इनके पेजेस को हम देखते हैं। चलिए, हमारा जो स्टार्ट हुआ था, है ना, कार्बन साइकिल से हमने स्टार्ट किया। तो कार्बन साइकिल को हम वहां से, आप पेजेस को छोटा करके लेते जाएंगे, यही से, है ना, थोड़ा से और यही। चलो, आपको मैं ऊपर से दिखाते जा रहा हूँ। कार्बन इसका चक्र है, यहीं से ना। ये दूसरा लेक्चर है। पहला लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था अच्छे से, एक पेज, और ये 23 पेज। थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। 24 पेज, बहुत सारा टॉपिक को ले रहा हूँ ना, एक एक टॉपिक नहीं, मैं तो तीन तीन चार चार टॉपिक को ले रहा हूँ। 26 पेज है, 27 पेज है, 28 पेज है, 29 पेज है। ऊपर में पेज नंबर दिख रहा है ना, उससे आप देख पाएंगे अच्छे से। ये 30 पेज है। थोड़ा सा और छोटा कर दूं क्या? नहीं आ रहा है? हाँ ठीक, अब आएगा, अब अच्छे से आएगा। ये 31 पेज है, ये 32 पेज है, ये 33 पेज है, ये 34 पेज है, ये 35 पेज है, 36 पेज है, 37 पेज है, 38 पेज है, 39 पेज है, ये हो जा 40 पेज, 41, 42, 43, 44, थोड़ा सा और है ना, 45 पेज, 46 पेज, 47 पेज, 48 पेज, 49 पेज, और ये हमारा 50 पेज। एक पेज और है, 51, 52, बस इतना ही है ना। उसके बाद तो अगला हमारा जो चैप्टर है और यूनिट है वो स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग समझ पाए होंगे कि कैसे हमको चीजों को करना है। अब इसके बाद जो हमारा लेक्चर आएगा दोस्तों, यूनिट 2 के लिए आएगा। तो आप सब लोग 2 लेक्चर में देख पाए कि हमारा जो पहला यूनिट था कैसा था। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे लाइक कमेंट जरूर कर देना। चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन में वीडियो मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए, वीडियो कैसा लगा, नोट्स कैसा है हमारा, बताना, एक बार कमेंट जरूर करना। ठीक है, चलिए दोस्तों, वीडियो को आज करने के लिए थैंक यू सो मच।